इससे पहले हम हिंदी की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में बात कर चुके हैं और अभी तक हमने 343 से लेकर 347 आर्टिकल तक हमने देख लिए। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 348 और 49 की। तो जो हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है, यानी कि उच्चतम न्यायालय है एक और एक उच्च न्यायालय जो है, जिसे हम मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोलते हैं। इनसे संबंधित जो भाषा संबंधी प्रावधान हैं इनके उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में, वो हमारे जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 348 और 349 में दिए गए हैं। तो देखते हैं इनमें क्या कहा गया है। 348 अनुच्छेद जो है उसमें कहा गया है स्पष्ट शब्दों में कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, इनकी सभी कार्यवाहियां, जितनी भी कार्यवाहियां हैं, तो सभी कार्यवाहियां किस में होगी? अंग्रेजी में होगी, ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होगी, ये कहा गया सबसे पहली बात। आगे इसमें कहा गया ये कब तक होगा? जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे। क्या ना करे? विधि द्वारा। ये प्रमुख बात है कि विधि द्वारा उपबंध ना करे। कहने का तात्पर्य कि जब तक कोई विधि ना बना दे कि अंग्रेजी के अलावा और कोई भाषा प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जब तक ऐसा कोई उपबंध ना बना दिया जाए संसद के द्वारा और विधि बनाई जाएगी, यानी जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। पहली बात यह है अंग्रेजी प्रयोग होगी। दूसरी बात यह कही गई है कि संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे तब तक ऐसा ही चलेगा। आगे फिर देखिए, जैसे हमारा जो उच्चतम न्यायालय है वो केंद्रीय न्यायालय भी बोल सकते हैं। वैसे तो हमारा जो न्यायालय का जो तंत्र है वो केंद्रीय या राज्य का नहीं है। जैसे अमेरिका में तो केंद्र का, जैसे मान लीजिए सेंटर का अलग जो है मान लीजिए न्यायालय है और राज्य का अलग है। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो राज्य के न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है वो हमारे जो दिल्ली में स्थित केंद्रीय न्यायालय मान सकते हैं, उसी के अंतर्गत, या सुप्रीम जो उच्चतम न्यायालय है उसी के अंतर्गत उच्च न्यायालय आते हैं। लेकिन फिर भी जैसे हमारे राज्य के ऊपर एक अलग उच्च न्यायालय बनाया गया है, तो जो आगे कहा गया है 348 में, वो कहा गया है कि राज्यपाल, क्योंकि जैसे राष्ट्रपति प्रमुख होता है सेंटर में, केंद्र में, उसी प्रकार राज्यपाल प्रमुख होता है राज्य का। तो राज्यपाल क्या करेगा कि जो हमारा उच्च न्यायालय है उसमें सबसे पहले तो उसमें कुछ करने के लिए क्या करना होगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, इसका तात्पर्य है कि कुछ भी करने से पहले, जो कार्य वो करेगा उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेगा। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो उच्च न्यायालय की कार्यवाहियां हैं उसके लिए क्या कर सकता है कि जो राज्य की राजभाषा है, राज्य की राजभाषा है, उसका प्रयोग कर सकता है या करवा सकता है। तीन बातें यहां अभी तक पढ़ी। वो क्या? कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाइयां सिर्फ अंग्रेजी में होगी। आगे कहा कब तक अंग्रेजी में होगी? तो ये कहा गया जब तक कोई उपबंध ना करे संसद विधि के द्वारा, यानी जब तक संसद विधि के द्वारा कोई उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सारी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होगी। आगे कहा गया कि राज्यपाल कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल करेगा, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद और उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग कर सकता है उच्च न्यायालय में।
ये बात कही गई। लेकिन आगे कहा गया कि निर्णय जो है उच्च न्यायालय के वो सिर्फ अंग्रेजी में आएंगे, ये बात कही गई। तो निर्णय के बारे में कहा गया अंग्रेजी में होंगे। तो तीन बातें यहाँ तक आई। अब आगे क्या कहा गया, दूसरा कहा गया मान लीजिए कि सारी कार्यवाहियां या जो भी है मान लीजिए वो राज्यपाल के कहने पर या राज्यपाल ने पूर्व अनुमति ली राष्ट्रपति की और उसके बाद उस राज्य की राजभाषा को उस उच्च न्यायालय में प्रयोग करना आरंभ किया। लेकिन फिर भी क्या कहा गया, जो प्राधिकृत पाठ है वो अंग्रेजी समझा जाएगा। अगर जो उस राज्य की राजभाषा में कुछ भी कार्यवाही हुई और उसमें अगर कोई त्रुटि है तो उसकी जो वास्तविक जो मान लीजिए है वो अंग्रेजी मानी जाएगी, जो उसमें ठीक माना गया वही ठीक माना जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जो हमारे एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है कि जो द्विभाषी मान लीजिए होते हैं, जिसे हम ड्यूल लैंग्वेज या मान लीजिए बोल देते हैं बाइलैंग्वेज बोलते हैं जिसे हम, तो उसमें क्या हिंदी भी होती है और अंग्रेजी भी होती है। लेकिन ये होता है कि कोई अगर जो आपका प्रश्न है वो हिंदी में गलत है परंतु अंग्रेजी में ठीक है तो वो अंग्रेजी का ही माना जाएगा। अगर अंग्रेजी में गलत है हिंदी में ठीक है तो वो गलत माना जाएगा, अगर कोई उसके ऊपर मतलब कुछ किया जाता है तो इसी प्रकार यहाँ कहा गया कि प्राधिकृत पाठ है वो अंग्रेजी में समझा जाएगा। तो चार बातें हैं, सारी कार्रवाई अंग्रेजी में होगी। कब तक होगी, जब तक संसद उपमत न करे। लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद उस राज्य की राजभाषा जो है उस उच्च न्यायालय में प्रयोग करवा सकता है, कर सकता है। और लेकिन फिर भी क्या है, निर्णय अंग्रेजी में आएंगे। और आगे कहा गया कि जो प्राधिकृत पाठ है वो अंग्रेजी ही समझा जाएगा, ये कहा गया 348 में। अब देखते हैं हम 349 उसमें क्या कहा गया है। उसमें कहा गया कि पहले 15 सालों में, क्योंकि ये है ना कि 15 सालों में अंग्रेजी खत्म हो जाएगी, तो ये कहा गया कि पहले 15 सालों में अगर 348 में संशोधन होता है, लेकिन संशोधन करने के लिए दो तीन शर्तें क्या कही, यानी कि 15 सालों से पहले, 15 साल के बाद तो ये माना गया कि अंग्रेजी खत्म हो जाएगी, लेकिन तब तक क्या कहा गया कि अगर 15 सालों से पहले 348 में संशोधन होता है, कितने सालों से पहले, 15 सालों से पहले 348 में अगर संशोधन होता है, और 348 में क्या है जो भी मैंने पढ़ा, सारी कार्यवाही अंग्रेजी में है, राज्यपाल पूर्व नियुक्ति से कुछ कर सकता है, संसद विधि बनाकर कुछ कर सकती है, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी समझा जाएगा, ये 348 में कहा गया। और ये इस 349 में कहा गया कि 348 में अगर 15 सालों में संशोधन होता है तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो जो राष्ट्रपति है उसकी पूर्व अनुमति, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, यानी कि ये काम करने से पहले अनुमति लेनी होगी। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें पूर्व अनुमति चाहिए, ये नहीं कुछ करने के बाद साइन करवाओगे, पहले आप पूछोगे अनुमति देगा तो काम कर सकते हो। राष्ट्रपति अनुमति कैसे देगा, राष्ट्रपति भी अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, भी कुछ इच्छा हुई और अनुमति दे दी, इसमें कहा गया था। उस समय की बात बता रहा हूँ आपको। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, जो राजभाषा समिति थी, राजभाषा समिति कितने सदस्य थे, 30 सदस्य वाली, 20 लोकसभा की 10 राज्यसभा की, वो जो इनको प्रतिवेदन देगी, जो बताएगी, उसकी स्वीकृति पर विचार करेंगे पहले ये। तो ये जो प्रस्तुत करेगी कुछ, मान लीजिए ये 30 संसदीय समिति जो है, मान लीजिए ये पहले विचार करेगी सारी चीज़ों पर कि भाषा कैसी होनी चाहिए, न्यायालय की कैसी नहीं होनी चाहिए, सारा विचार करने के बाद ये अपने एक रिपोर्ट जिसे आप कह सकते हैं वो तैयार करेगी। और ये रिपोर्ट जो है ये जाएगी मान लीजिए राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति फिर ही अनुमति देगा। तो अगर संसद 348 में यानी 15 सालों में अगर संशोधन करना होता तो संविधान के अंदर लिखा है 349 में, 349 में लिखा है कि अगर 348 में संशोधन करना है 15 सालों में, पहले 15 सालों में, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। संशोधन कौन करेगा, संसद करेगी, तो संसद को पहले अनुमति लेनी होगी। और ये अनुमति कब देंगे, इस जो ये संसदीय समिति है इसकी, राजभाषा समिति है इसकी रिपोर्ट के ऊपर ये देंगे। तो ये है 349 नंबर। अब है कुछ निर्देश जिसे हम बोल सकते हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं आगे, जो दो हमारे बचते हैं आर्टिकल, दो अनुच्छेद जो बचते हैं उनमें कुछ निर्देश है भाषा से संबंधित। तो 350 में देखिए क्या क्या कहा गया है। 350 में कहा गया कि कोई व्यक्ति
जो है संघ की या राज्य की, जो राजभाषा है उसमें आवेदन या जिसे हम अभ्यावेदन बोलते हैं वो कर सकता है। यानी कोई भी किसी को एप्लीकेशन है या कुछ मतलब करना है, कुछ देनी है, पत्र देना है, कुछ और जो भी करना है कार्यालय में, तो वो क्या है, अगर किसी राज्य में देना है तो उस राज्य की राजभाषा में, अगर केंद्र, सेंटर जिसे हम बोलते हैं, केंद्र या संघ जिसे बोल रहे हैं, तो अगर संघीय कार्यालय में या संघीय जगह कुछ देना है तो उसकी राजभाषा में, और राज्य है तो राज्य की उसकी जो है राजभाषा है उसमें हम आवेदन या अभ्यावेदन कर सकते हैं। ये बात कही गई 350 के अंदर। अब है 351। 351 में क्या कहा गया, सबसे पहला कहा गया कि ये जो 351 है ये हिंदी के विकास से संबंधित अनुच्छेद है। हिंदी के विकास के बारे में चर्चा है इसके ऊपर। इसमें कहा गया कि संघ का दायित्व है, यानी ये उसकी जिम्मेवारी है, जिम्मेदारी है। तो संघ का दायित्व है, क्या दायित्व है, कि हिंदी का प्रचार और प्रसार करे। तो हिंदी का विकास करे, सबसे पहले तो हिंदी का विकास करना संघ का दायित्व है, और इसके साथ में क्या है, उसका प्रचार और प्रसार करना भी संघ का दायित्व है। ये बात कही गई। आगे क्या कहा गया इसके अंदर, 351 में कहा गया हिंदी के विकास के लिए कार्य करेगा संघ, और ये संघ का दायित्व है हिंदी के विकास करना और उसका प्रचार प्रसार करना, ये संघ का दायित्व है। आगे 351 में ही क्या कहा गया है, आगे 351 में कहा गया है कि ये काम करते वक्त, ये काम करते समय, क्या करते समय, हिंदी का विकास और प्रसार करते समय, जो भारत की सामासिक संस्कृति जो है, मान लीजिए, यानी कि काफी संस्कृतियों से मिलकर बनी हुई संस्कृति है, तो सामासिक संस्कृति से सुसंगत हो, ये बात कही गई है। सुसंगत यानी ये नहीं है कि ये अकेला किसी विशेष जाति, विशेष धर्म, विशेष समुदाय को ध्यान में रखते हुए विकास करेंगे। ऐसा विकास करना है हिंदी का कि भारत में जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितनी भी मतलब संस्कृतियां हैं, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, पारसी, जैन धर्म के हिसाब से हो, या फिर जो आदिवासी समुदाय है, या कोई भी किसी प्रकार की संस्कृति है, उन सारी संस्कृतियों से सुसंगत होनी चाहिए। ये बात कही गई। हिंदी का विकास इस प्रकार करना है कि वो इन सभी चीजों से सुसंगत हो, ये बात कही गई। आगे इसमें क्या कहा गया 351 में, ये कहा गया कि हिंदुस्तानी व 8वीं अनुसूची, एक तो है हिंदुस्तानी और एक 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 या इससे ज़्यादा जो है हमारी राजभाषाएं बनी हुई है 8वीं अनुसूची में, तो 22 आप मान लेते हैं एक बार के लिए। तो 8वीं अनुसूची की जो है उसके अंदर उन भाषाओं के क्या करने हैं, रूप कैसे हैं, बनते हैं, रूप क्या है उन भाषाओं में, शैली है जो उन भाषाओं की है, और पद जो है मान लीजिए वो हमें क्या करना है, आत्मसात करना है हिंदी में। जैसे ये क्या है कि हम कुछ नया शब्द, मान लीजिए कुछ ऐसी चीज है जिसके पास हिंदी में शब्द नहीं है उसके लिए हमारे पास, तो हम नया शब्द गढ़ने की बजाय क्यों ना हम जो भारत के जो और भाषाएं हैं और संस्कृतियां हैं उनसे वो शब्द ग्रहण कर ले। देखिए हमें तो एक नया शब्द सीखना ही पड़ेगा कुछ नए के लिए, तो हम तो, हमारे लिए तो सभी शब्द एक समान है जब तक हम उसका कुछ अर्थ नहीं लगाते, अर्थ नहीं मान लेते। तो अगर हमें कोई मराठी का, गुजराती का, तमिल का, तेलुगु का, उड़ीसा का, या मतलब उड़िया का कोई भी शब्द जो हिंदी में नहीं है किसी चीज़ के लिए, किसी अ, प्रस्तुत करने के लिए, तो हम क्या है कि उस भाषाओं से कोई शब्द ले सकते हैं, और वो शब्द लेने के बाद हमारे लिए तो वैसा ही है, और उनके लिए जो संस्कृति का विकास होगा, क्योंकि हमारे लिए भी वो शब्द सीख जाएंगे हम भी। तो ये कहा गया। आगे इसमें कहा गया कि शब्द भंडार के बारे में बताया गया कि आप शब्द कहाँ से लोगे। 351 में कही गई ये बात शब्द भंडार के बारे में, कि हमें शब्द कहाँ से लेने हैं विकास करते समय। तो इसमें कहा गया कि जो मुख्यतः, यानी हमें ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा शब्दावली तुम्हारी होनी चाहिए संस्कृत से, और गौणतः होने चाहिए अन्य से, गौणतः अन्य से, क्योंकि हमारी जितनी भारत में भाषाएं बोली जाती है या बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उनमें संस्कृत की काफ़ी भूमिका है। तो इसीलिए संस्कृत से अगर शब्दावली ज़्यादा हम लेंगे तो उन भाषाओं से हमारी शब्दावली या हिंदी जो है वो काफ़ी नज़दीक चली जाएगी। तो इसे हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उनको उनकी भाषा समझने में या सीखने में दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। और अगर तमिल भाषी या कोई और जो लोग हैं वो अगर हिंदी सीखना चाहे या हिंदी क्षेत्र में रहें,
या हिंदी क्षेत्र से बातचीत करना चाहें तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए प्रधानतः या मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से जो है शब्द भंडार हमें लेना है, ये बात कही गई है 351 में। अब देखिए हमने इतने अनुच्छेद पढ़े, उनमें हमने जगह जगह देखा है कि राष्ट्रपति चाहे तो आदेश दे सकता है कुछ न कुछ, कहीं किसी कमेटी की सिफारिश पे यानी समिति की सिफारिश पे या आदेश देने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। तो हम आदेश पढ़ते हैं कि क्या क्या आदेश आए और आज हिंदी का क्या स्थिति है वो देखते हैं। एक राष्ट्रपति का 1952 का आदेश है, उसमें क्या कहा गया देखिए, हम सिर्फ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या कहा गया इसमें? इसमें राष्ट्रपति ने क्या किया कि संविधान के अनुच्छेद 343 का जो 2 नंबर है, तो 343 2 के अधीन, यानी 343 2 से शक्ति लेते हुए उसके अधीन क्या किया, 27 मई 1952 को एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार, उस आदेश में क्या कहा गया था वो हमारे लिए जरूरी है देखना। तो उस आदेश में क्या कहा गया, 1952 का आदेश है राष्ट्रपति का, धाराएं अनुच्छेद मैंने बता दिया कौन सा है। तो इसमें कहा गया कि राज्य के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल ये तुम्हें पता ही है, राज्यपाल होता राज्य का है, तो राज्य के राज्यपाल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति अधिपत्र में अंग्रेजी भाषा, यानी कि जब जो है मान लीजिए राज्यपाल है वो क्या है, उच्चतम न्यायालय, वैसे उच्चतम न्यायालय है उनकी जो शब्द है वो कौन दिलाता है, नियुक्ति पत्र राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसमें कहा गया कि राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति अधिपत्र में, यानी जो नियुक्ति संबंधी अधिपत्र मिलेगा उसमें अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा भी होगी, ये बात कही गई, यानी जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग है उसके अंदर 1952 में कही गई कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के अधिपत्र जो है वो अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा व देवनागरी लिपि के अंकों से युक्त होंगे, यानी जो अंक है वो अंतर्राष्ट्रीय होंगे और अंग्रेजी होगी साथ में, ये दो चीजें तो होगी, पहले भी होती थी, लेकिन इसमें साथ में कह दिया गया इन दोनों के साथ साथ हिंदी भी होगी, और अंक जो है वो कौन से होंगे, जो हमने ये देखे थे ना, ये अंक होंगे, ये अंक होंगे देवनागरी के, ये बात कही गई है 1952 के आदेश में। अब जो है राजभाषा आयोग जो बना, उन्होंने भी कुछ अपनी जो है बातें रखी। उन्होंने क्या कहा देखिए, राजभाषा आयोग की कुछ सिफारिशें थी। तो उन्होंने कहा एक तो जो पारिभाषिक शब्दावली है, पारिभाषिक शब्द है, उनका निर्माण जल्दी होना चाहिए। तो पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के बारे में बात कही, और निर्माण कैसा होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए, यानी जल्दी निर्माण हो ताकि वो प्रयोग में आ सके, तो पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हो। दूसरा इन्होंने कहा 14 वर्ष तक प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, हिंदी शिक्षा देनी चाहिए, 14 वर्ष के विद्यार्थियों तक, तो हिंदी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, ये बात कही इन्होंने। और एक कहा कि माध्यमिक स्तर तक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, तो जिसे माध्यमिक पाठशाला बोलते हैं ना, वहां तक क्या है, हिंदी अनिवार्य हो, ये बात इन्होंने कही। तो इन्होंने 3 बातें कही, मुख्य बातें जो है कि पारिभाषिक शब्दों का निर्माण त्वरित गति से हो, 14 वर्ष तक हिंदी शिक्षा दे जाए, हिंदी में शिक्षा दी जाए, और माध्यमिक शिक्षा में हिंदी जो है वो अनिवार्य हो, ये बात इसमें कही गई। इसके बाद में 1955 में एक आदेश पारित हुआ, आदेश आया राष्ट्रपति का, 1955 का आदेश बोलते हैं जिसे। इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि जो संघ है, जिसे हम केंद्र बोलते हैं, संघ है, उसकी कार्य, सरकारी कार्य में, तो संघ के जितने भी कार्य होंगे सरकारी कार्य, उनमें क्या होगा, अंग्रेजी के साथ क्या होगा, अंग्रेजी के साथ हिंदी में कार्य होगा। और क्या क्या कार्य होगा, जैसे पत्र व्यवहार है, पत्र व्यवहार करना है, पत्र व्यवहार है, अगर संसद में कोई मतलब प्रस्तुत करना है विधेयक या कुछ भी, मान लीजिए रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, तो आप कह सकते हैं रिपोर्ट जो है मान लीजिए संसद की, वो सारी क्या है, हिंदी के साथ, अंग्रेजी के साथ हिंदी में होगी। और जिन राज्यों ने हिंदी अपना रखी है उनके साथ पत्र व्यवहार वगैरह सारे क्या होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे।
तो इनमें ये 1955 में ये कहा गया कि अंग्रेजी के साथ हिंदी को व्यवहार में लाने का जो प्रयत्न है वो 1955 में किया गया। इसके बाद में 1960 में आदेश है, उसमें क्या है देखिए, उसमें कहा गया कि जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय उसके अंतर्गत या उसके अधीन जो है मान लीजिए क्या किया जाए कि एक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का निर्माण किया जाए। तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, तकनीकी शब्दावली आयोग का निर्माण, तो ये तकनीकी शब्दावली आयोग का निर्माण करने के लिए कहा गया और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसकी बात कही गई। दूसरा ये कहा गया कि जितने भी नियम हैं सांविधिक यानी विधि के जो नियम है उनका क्या हो, अनुवाद हो हिंदी में, ये बात मान लीजिए कही गई। तो सबसे पहले कहा गया जो वैज्ञानिक और तकनीकी जो है मान लीजिए वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, दूसरा कहा गया कि अनुवाद होना चाहिए सांविधिक चीजों का, और एक कहा गया कि विधि शब्दावली आयोग का निर्माण हो, जिसे विधि शब्दावली आयोग का निर्माण हो। इसमें कहा गया कि कानून के विशेषज्ञ होने चाहिए और वो जो विधि के शब्द है, जो विधायी के शब्द है, विधि के कानून के जो शब्द है उनका निर्माण करें। तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के लिए एक हो गया शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, एक ये विधि आयोग का निर्माण करे, और एक कहा गया कि अनुवाद का कार्य किया जाए, और एक इसमें एक कहा गया कि जो तृतीय कर्मचारी है, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी है, उनको छोड़ के बाकी कर्मचारियों को जो है 45 साल तक उम्र वाले कर्मचारी जो है, तृतीय कर्मचारी सारे छोड़ दो, और बाकी कर्मचारी है जो 45 साल तक की उम्र के हैं, उनको क्या है हिंदी सिखाई जाए, हिंदी में वो कार्य करेंगे साथ में, ये बात कही गई। 1960 में 4 बातें कही गई, एक तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का निर्माण शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, दूसरा जो सांविधिक नियम है, जो नियम है जो मान लीजिए उनका अनुवाद हो, और तीसरा कहा गया है कि जो विधि शब्दावली आयोग का निर्माण किया जाए जो जिसमें कानून विशेषज्ञ हो और जो विधि की शब्दावली का निर्माण करे, और एक कहा गया कि तृतीय कर्मचारियों को छोड़कर और सारे कर्मचारी जो 45 तक की उम्र वाले हैं उनको हिंदी सिखाई जाए, हिंदी में कार्य उनसे करवाया जाए, ये बात कही गई। अब क्या हुआ, 1965 यानी 26 जनवरी 1965 को हिंदी लागू होनी चाहिए थी राजभाषा के रूप में, अंग्रेजी पूर्णतः खत्म होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और 1963 में जो है 1963 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसे बोलते हैं 1963 का राजभाषा अधिनियम। 1963 का राजभाषा अधिनियम बोलते हैं जिसे हम। अब इसमें क्या है देखिए, इसमें कहा गया कि जैसे 26 जनवरी 1965 को अंग्रेजी समाप्त होनी थी और हिंदी राजभाषा बननी थी पूर्णतः, परंतु इसमें कहा गया जो 26 जनवरी 1965 है उसके 15 साल बढ़ा दिए अंग्रेजी के लिए और ज़्यादा, कि अब जो है 15 साल और अंग्रेजी चल सकती है आगे, ये कहा गया सबसे पहले। जैसे पहले कहा गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी चलेगी साथ, तो जैसे 1965 हुआ, अब इन्होंने कह दिया 15 साल और चलेगी आगे, और आगे साथ में ये कह दिया कि अंग्रेजी के साथ हिंदी, अंग्रेजी तो है ही 15 साल अगली बार बढ़ा दिया, तो अंग्रेजी के साथ हिंदी हो या क्या हो, वैकल्पिक राजभाषा हो, उसका प्रयोग किया जाएगा। वैकल्पिक राजभाषा का अर्थ समझते हैं यहाँ, जैसे मान लीजिए हम तो हिंदी चुन ली हमने, अब तमिलनाडु है उनको हिंदी नहीं आती तो वो अपनी तमिल चुन लेंगे, आंध्र प्रदेश है तो वो अपनी और चुन लेंगे, उड़ीसा वाले अपनी चुन लेंगे, महाराष्ट्र वाले अपनी चुन सकते हैं। तो इस प्रकार जो मान लीजिए वैकल्पिक राजभाषा हिंदी के अलावा जो है, तो अंग्रेजी में तो होगा 15 साल, यहाँ हमने देख लिया 15 साल और बढ़ा दिए गए अंग्रेजी के लिए, परंतु ये कहा गया कि अंग्रेजी के साथ क्या होगा कि हिंदी या वैकल्पिक राजभाषा में भी कार्य जो है वो किया जाएगा, ये कहा गया। अब यहाँ पे आशा जो है वो खत्म हो गई काफ़ी लोगों की, हिंदी राजभाषा बन पाएगी, और वास्तव में जो कहते हैं राजनीतिक वजह से या किसी भी कारण वजह से हिंदी जो है राजभाषा नहीं बन पाई। और 1968 में
फिर एक संकल्प आया, तो जिसे बोलते हैं 1968 का संकल्प बोलते हैं। इसमें जो निर्णय लिए गए वो क्या है देखिए। इसमें कहा गया कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो हिंदी का प्रचार। इसमें एक जो चीज कभी आपने अभी सुने होंगी, जिनकी चर्चा होती है, ये निकल के आया नया, इसको बोलते हैं त्रिभाषा फॉर्मूला या त्रिभाषा जो है सूत्र बोलते हैं। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति 3 भाषाएं जो है उसका अध्ययन करेगा, और 3 भाषाओं में जैसे मान लीजिए सबसे पहले उसमें था मातृभाषा है मान लीजिए, और अंग्रेजी है, और हिंदी है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु है कोई व्यक्ति, तो उसकी मातृभाषा तमिल है तो तमिल सीखेगा। उसके साथ में मान लीजिए हिंदी है और अंग्रेजी मान लीजिए, तो 3 भाषाएं मान लीजिए कोई सीखेगा। या त्रिभाषा में ऐसा भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम हिंदी, अंग्रेजी और तमिल सीखें, ठीक है। लेकिन ये ठीक से लागू नहीं हो पाया, क्योंकि जो उत्तर भारत के लोग हैं उन्होंने तीसरी भाषा जो है उसके तौर पर संस्कृत को चुना ज़्यादातर लोगों ने। और इससे क्या है कि संस्कृत उनको वैसे भी आती थी और हिंदी संस्कृत से ही निकली है, तो इसीलिए इतना चल नहीं पाएगी, लेकिन ये अच्छा एक विकल्प था। इसके बाद में ये कहा गया कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग जो है, अभी तक इसमें क्या है, अंग्रेजी जो माध्यम है उसमें परीक्षा होती थी। अभी कहा गया इसके साथ इसमें क्या करेंगे कि अंग्रेजी तो होगी होगी, अंग्रेजी के साथ हिंदी प्लस जो 8वीं सूची में जो भारतीय भाषाएं हैं उनके अंदर ये परीक्षा ली जाएगी। तो इसमें ये कहा गया कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें अंग्रेजी में तो हो ही गई है, इसके साथ हिंदी और 8वीं सूची की जो भारतीय भाषाएं हैं उन सब में इसमें परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद में कहा गया कि अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद जो है दोनों में काम चलेगा, यानी अंग्रेजी में अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसका अनुवाद हिंदी में जरूर होगा, और अगर हिंदी में हो रहा है तो उसका भी अंग्रेजी में अनुवाद हो सकता है। तो ये बात कही गई कि अंग्रेजी और हिंदी में काम होगा, और अनुवाद के द्वारा भी इन दोनों में काम किया जाएगा, तो अनुवाद भी इसके अंदर चलेगा दोनों के अंदर, ये बात इसमें कही गई। तो इसमें जो 1968 का संकल्प है, इसमें 4 बातें प्रमुख हैं। हिंदी का प्रचार करेंगे, त्रिभाषा सूत्र जो है, और संघ लोक सेवा आयोग में अंग्रेजी के साथ हिंदी और 8वीं सूची की भाषाएं हैं, और अंग्रेजी और हिंदी जो है अनुवाद के द्वारा काम चलाया जाएगा, ये बात इसमें कही गई। इसके बाद में एक अधिनियम है जिसे राजभाषा अधिनियम 1976 के नाम से भी जानते हैं। इसमें सबसे प्रमुख बात जो हमारे जानने लायक है वो क्या है कि पूरे भारतीय क्षेत्र को 3 वर्गों में बांट दिया गया। तो इसमें से एक तो मान लीजिए जैसे क वर्ग है, ख वर्ग है, ग वर्ग है। तो क, ख, ग, ये 3 वर्गों में बांट दिया गया, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग। अब इसमें क्या किया गया कि क जो है मान लीजिए वो क्या थे, हिंदी भाषी राज्य थे, उनको क वर्ग में डाल दिया गया सबको, यानी हिंदी भाषी क्षेत्र है वो क वर्ग के राज्य हैं। जैसे मान लीजिए हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, तो ये डाल दिया गया इनमें। और ख जो वर्ग है उसमें जो द्विभाषी है, मान लीजिए जिन्हें हिंदी भी समझ लेते हैं, वो हिंदी में भी कार्य कर सकते हैं और अपने खुद की जो उनकी भाषाएं हैं, तो जैसे पंजाब है, पंजाब में पंजाबी भी है और हिंदी भी समझ लेते हैं वो आसानी से। गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो इनको ख में रखा गया। और ग में जो है मान लीजिए जो हिंदी नहीं आती जिन्हें, मान लीजिए जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, ये सारे जो है अहिंदी भाषी राज्य हैं, तो ये हिंदी भाषी है, ठीक है। ये मान लीजिए द्विभाषी मान लीजिए जिन्हें हिंदी भी आती है, और ये जो है अहिंदी भाषी है, आप मान सकते हैं ऐसे। अब इनमें क्या कहा गया कि क जो मान लीजिए क वर्ग है, क उसमें क्या है, जितने भी पत्र है वो सारे हिंदी में भेजे जाएंगे। ख इसमें क्या है, अंग्रेजी भी होगी और हिंदी भी होगी। और ग इसमें सिर्फ अंग्रेजी में भेजे जाएंगे, ऐसा मान लीजिए मोटे तौर पर। तो ये जो हमारा है हिंदी की संवैधानिक स्थिति, हमने यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद पढ़े जो भाषा से संबंधित थे, और इसके बाद जो राष्ट्रपति के आदेश आए और भाषा से संबंधित अधिनियम आए, वो सारे हमने अपने इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था
हिंदी की संवैधानिक व्यवस्था, ये आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।